सोचिए जरा एक सिंपल सा सवाल पर डेमोक्रेसी के लिए सबसे हैवी। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के लिए अग्री ही नहीं किया तो फिर ये डिसीजन आया कहां से? और अगर डिसीजन ECI का नहीं था तो क्या अपोजिशन का ये क्लेम सही लगने लगता है कि ECI धीरे धीरे यूनियन गवर्नमेंट के नीचे आ चुकी है? अभी कोई इमोशनल या पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है जो खुद इलेक्शन कमीशन के RTI रिप्लाई से पैदा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी एंड RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने जब ECI से पूछा कि आई आस्क्ड फॉर डिटेल्स इन द फाइल ऑन विच द डिसीजन टू कंडक्ट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स इन द कंट्री वाज टेकन, तो जो जवाब आया है उसने सबको चौंका दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये पूरा मैटर क्या है आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुलाई से जब SIR की लीगल वैलिडिटी चैलेंज हो रही है तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है। ECI बार बार कह रहा है कि इट इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट एन SIR और ये भी कहा जा रहा है कि अ सिमिलर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2002-2003। मतलब कोर्ट के सामने ECI ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये उनका डिसीजन है, उनकी पावर के अंदर है और पहले भी हो चुका है। लेकिन अंजलि भारद्वाज के RTI के थ्रू जब ये रिप्लाई आता है ECI की ओर से कि द डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय द कमीशन, तो एक सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। अगर डिसीजन ECI का नहीं था तो फिर कोर्ट में ECI किस अथॉरिटी के बेसिस पर डिफेंड कर रहा है, और अगर किसी और ने डिसीजन लिया तो क्या ECI बस उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहा है? अब पिटिशनर्स इसी कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका कहना है कि ECI के रूल्स इंटेंसिव रिवीजन की बात तो करते हैं, लेकिन क्लियरली लिखा है इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरे स्टेट या पूरे कंट्री के लिए एक साथ इंटेंसिव रिवीजन का कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है। और रूल्स ये भी कहता है कि इंटेंसिव रिवीजन तब ही हो सकती है जब ECI पहले प्रोवाइड्स द रीजन इन राइटिंग। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि ऐसी रिवीजन उन एरियाज में होती है जहां सडन डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हो। अब बिहार के केस में सडन डेमोग्राफिक चेंज क्या था, उसका रिटन रीजन क्या था और कौन सी फाइल पर यह डिसीजन लिया गया, ये सब सवाल आज भी अनआंसर्ड है। और जब सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन इस बात पर ड्रॉ किया गया कि ना कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही ECI के मैनुअल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का कोई कॉन्सेप्ट है, तो इशू और गहरा हो जाता है। क्योंकि जब लॉ में कोई चीज डिफाइंड ही नहीं है तो उसका स्कोप, लिमिट और सेफगार्ड्स कैसे डिसाइड होंगे? और फिर टाइमिंग भी देख लीजिए, 24 जून को बिहार में अचानक SIR अनाउंस होता है और नेक्स्ट डे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इतनी बड़ी और सेंसिटिव एक्सरसाइज जिसमें लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मोबिलाइज होते हैं और कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ अप्रैल के वर्कशॉप्स में इसकी कोई हिंट तक नहीं। नेचुरली सस्पिशन उठता है। ये आर्गुमेंट भी दिया गया कि had the ECI taken the decision, it surely would have consulted the stakeholder। और जब RTI के थ्रू फाइल, नोटिंग, पेपर ट्रेल कुछ भी नहीं मिलता जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शो करे, तो डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसी पॉइंट पर अपोजिशन का क्लेम ज्यादा लाउड हो जाता है कि क्या ECI अब ट्रूली इंडिपेंडेंट है या फिर वो यूनियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है। क्योंकि जब अंजलि भारद्वाज के RTI रिप्लाई से ये क्लियर होता है कि डिसीजन कमीशन का नहीं था, तो सस्पिशन नेचुरली द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जाता है। इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज एक्सपेंस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ लैक्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिना स्टेट से पूछे, बिना उनकी अवेलेबिलिटी चेक किए, ये सब ECI अकेले करे, ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। और ये भी ऑब्वियस है कि surely the decision was not influenced by an NGO or two। तो अगर ECI नहीं, NGO नहीं, तो फिर कौन? और इसी सवाल पर अपोजिशन के एलिगेशंस को फ्यूल मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच इस पूरे मैटर में थोड़ा बैलेंस्ड और कॉशियस दिखा है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वो इस कंटेंशन से अग्री नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास SIR कंडक्ट करने का पावर ही नहीं है। अब CJ सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने ऑब्जर्व भी किया कि इफ वी गो बाय द सबमिशन, द इलेक्शन कमीशन विल नेवर हैव द पावर टू कंडक्ट द स्पेशल इंटेंसिव सर्वे। कोर्ट का कहना है कि एक स्पेशल सर्वे है और एनी प्रोसेस विच शुड बी फेयर इनफ एंड ट्रांसपेरेंट दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द कमीशन। एक और लाइन जो काफी इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज नो पावर ऑफ सर्वे द मैटर एंड्स, देन द रूल्स विल नॉट क्रिएट दैट पावर।
मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि अगर पावर एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सरसाइज पॉसिबल है, बट फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी नॉन नेगोशिएबल है। अब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो एसआईआर अपोज कर रहे हैं, पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट इसी गैप को हाईलाइट करता है। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के अंदर ईसीआई को स्पेशल रिवीजन का पावर जरूर है, लेकिन सिर्फ फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस प्रोविजन को पूरे स्टेट या पूरे कंट्री के लिए स्ट्रेच करना कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन एन मास एक्सरसाइज। आर्टिकल 324 ईसीआई को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल देता है, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना है कि द आर्टिकल हैज टू बी रेड हार्मोनियसली विद आर्टिकल्स 327 एंड अदर्स। ईसीआई कैन नॉट टेक अपॉन इटसेल्फ द प्योरली लेजिस्लेटिव एक्टिविटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्कीम के अंदर से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास रिजर्व्ड है। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को यह भी याद दिलाया कि in all these 75 years, one was required to fill out a form first and then the poll body will presumptively retain the person on the list or have him removed. अब बिहार एसआईआर ने इस लॉजिक को उल्टा कर दिया है। अब पहले प्रूफ करो फिर रिटेन होंगे। उन्होंने इसे अ सब्सटेंटिव चेंज कहा है जो कैन ओनली बी डन बाय लेजिस्लेचर। बिहार एसआईआर के जून 2025 के फॉर्म पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसमें 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना था कि दैट फॉर्म कैन बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली बाय लेजिस्लेशन अंडर द एक्ट और आर्टिकल 324 डज नॉट प्लग दैट गैप। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पूरे एक्सरसाइज को और ज्यादा अलार्मिंग बताया। उनका कहना था कि एक बूथ लेवल ऑफिसर जो अक्सर एक स्कूल टीचर होता है, उसे किसी आदमी की सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का काम देना अनरीजनेबल और डेंजरस है। एडीआर की तरफ से भी एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ईसीआई के पास नो अथॉरिटी टू वेरीफाई सिटीजनशिप। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इलेक्टोरल रोल्स में सेवरल वोटर्स अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स विद आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स, जबकि ईसीआई के पास ऑलरेडी डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर टूल है तो यूज क्यों नहीं हो रहा, ये भी एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। डेटा प्रिवेसी पर जस्टिस जॉय माल्या बागची का ऑब्जर्वेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा कि द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स सिटीजंस डेटा इन ट्रस्ट, इट्स अ वैल्यूएबल एसेट। उनका सजेशन था कि पब्लिक एक्सेस के बजाय इनक्रिप्टेड वेरिफिकेशन कुड प्रोटेक्ट वोटर इंफॉर्मेशन। और जब एडवोकेट भूषण ने पूछा कि ईसीआई खुद मशीन रीडेबल डेटा क्यों नहीं दे सकता, तो जस्टिस बागची ने कहा कि यू स्टिल लॉक योर हाउस इवन इफ can be broken. The same logic applies to data protection. अब ये रिमार्क दिखाता है कि कोर्ट भी ब्लाइंडली ईसीआई या गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ गार्ड्स पे फोकस कर रहा है। अब ये कोई छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज तो नहीं है, ये डायरेक्टली वोटर के राइट को अफेक्ट करती है। और यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल ब्रेक होता है कि 1950-51 से लेकर 2024 तक इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी रही है टू असर्टेन वेयर वोटर्स लिव एंड वेदर दे आर एलिजिबल टू वोट। वोटर्स से कभी ये नहीं कहा गया था कि प्रूव योर एलिजिबिलिटी, लेकिन बिहार एसआईआर में पहली बार ये बर्डन वोटर्स पर डाला गया। इनमरेशन फॉर्म्स भरना, डॉक्यूमेंट्स देना, आइडेंटिटी, रेसिडेंस, नेशनलिटी तक प्रूव करना। इसलिए क्रिटिक्स कह रहे हैं कि नो एसआईआर हैज टेकन प्लेस इन इंडिया बिफोर। नाम चाहे सेम हो पर नेचर बिल्कुल नया है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।